morning, students. Myself, Somna Mishra from SR Study. I'm your guide for English Literature and Language. And आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द साउंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट 2. ठीक है. तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ठीक है. तो पहली चीज तो ये म्यूजिक के बारे में जो बात हो रही है, ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात हो रही है. ठीक है. जैसे कि इसके पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 था, उसमें एवलिन के बारे में बात की गई थी. ठीक है. एवलिन के बारे में बात की गई थी जो कि जाइलोफोन. ठीक है. मैंने आपको दिखाया था जाइलोफोन के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है. उससे उन्होंने इंस्पायर हुई थी और उनकी जो हियरिंग है वो भी लॉस हो गई थी. 11 साल की उम्र में ही उन्होंने वो सुनना बंद कर दी थी, बट स्टिल उन्होंने म्यूजिक का जो एसेंस है वो फील करके रखा था. ठीक है. वैसे इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान का जो पूरा एक्सपीरियंस है या फिर पूरा उनकी जो लाइफ स्टाइल थी म्यूजिक को लेके वो कैसी रही है. ठीक है. उनका कैसा मानना था कि म्यूजिक कैसी क्या चीज है म्यूजिक. ठीक है. और अगर हम लोग जैसे हिंदी में बात करें तो अब बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो संगीत. ठीक है. तो पहले के टाइम पे जो क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी कि क्लासिकल म्यूजिक कितना रेलेवेंट था बिस्मिल्लाह खान के लिए. और इसमें स्पेसिफिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम शहनाई है. ठीक है. तो अगर जितने लोग को नहीं पता कि शहनाई को शहनाई क्यों बोलते हैं, तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि शहनाई का नाम कैसे पड़ा था शहनाई. ठीक है. लोग उसे शहनाई आजकल बोलते क्यों है, ठीक, जो पूरा चलन चला हुआ है. तो अगर मैं पहले थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में अगर मैं आप लोग से पूछूं, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि म्यूजिक एक तरीके से आपको एक हीलिंग पावर होती है. ठीक है. म्यूजिक क्या होती है? हीलिंग पावर होती है. कि अगर आपका मूड ऑफ है, ठीक है, आपका दिमाग खराब हो रहा है या फिर आप थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आप एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा लेंगे, फिर कोई गाना जो कि आपको बहुत पसंद है वो जब आप सुनेंगे तो आपकी जितनी भी इंटेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, वो सब आपका अपने आप कम होने लगता है. ठीक है. तो वैसे ही हम लोग इस चैप्टर में भी म्यूजिक का रेलेवेंस पढ़ने वाले हैं. ठीक. चलिए फिर शुरू करते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंडिया की बात की जा रही है कि जो औरंगजेब था, आपको पता है औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? औरंगजेब शाहजहां का बेटा था. ठीक है. अब शाहजहां तो पता ही है कौन था. शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था. ठीक है. उसकी कहानी आप लोग को पता ही है. तो शाहजहां का बेटा जो था औरंगजेब, उसने अपने कोर्ट में पुंगी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बीन भी कहते हो. ठीक है. आप लोग बीन भी कहते हैं आप लोग. तो ये पुंगी है. ठीक है. इसको उन्होंने बैन कर दिया था. और बैन क्यों किया था? बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इसमें से बहुत ही इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी. ठीक है. उनके अकॉर्डिंग जब कोई पुंगी बजाता था तो बहुत ही इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी. तो उन्होंने बोला कि भाई इसको तो बैन करो क्योंकि ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है. तो उन्होंने उसको बैन कर दिया था. अब बार्बर इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. श्रिल का मतलब होता है हार्श. ठीक है. बहुत ही जो आवाज चुभने वाली होती है वो. तो उनके अकॉर्डिंग वो आवाज जो थी बहुत ही अनप्लेजेंट और बहुत ही हार्श साउंड करती थी. बट अगेन अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है. तो अब भाई वो राजा थे, तो जो राजा होता है उसी की चलती. उसने बोला कि मेरा कोर्ट है, मैं बैन करना हूँ, तो ये बैन हो जाना चाहिए. ठीक है. कोई नहीं सुनेगा पुंगी. A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. ठीक है. अब क्या था? अब एक इंसान की एंट्री होती है. ठीक है. वो कौन है? वो मेन प्रोटैगनिस्ट जो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब क्या था कि ये प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे जिनको एक्सेस था कि वो कोर्ट्स में जाके इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कोर्ट्स वगैरह लगते थे, पूरी जो कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग लोग बजाते थे. ठीक है. रॉयल कोर्ट्स होते थे, वहां पे पूरा बकायदा ड्रामा वगैरह किया जाता था. ठीक है. पूरी संगीत को बजाया जाता था, मतलब उसके राजा के लिए बजाया जाता था इसको. ठीक है. तो वहां पे भी जो म्यूजिशियंस थे उनका एक बेटा था बार्बर. ठीक है. बार्बर था. बार्बर मतलब नाई जो होता है, जो हेयर कट करते हैं. ठीक है. आपको तो पता ही होगा. तो बार्बर ने क्या डिसाइड किया कि ऐसा है कि इस जो पुंगी की जो बहुत ही हार्श सी अनप्लेजेंट सी साउंड निकल के आ रही है, इसको हम लोग बहुत ही संभाल के या फिर इसको अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं. ठीक है.
तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इसकी क्वालिटी को सुधार देता हूँ। तो उसने क्या सोचा कि अब इसको हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं ताकि इसकी क्वालिटी में, इसकी साउंड में थोड़ी सी और प्लेजेंटनेस हम लोग ला सके। Since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, इसीलिए इसको हम लोग शहनाई कहते हैं। ठीक है, मतलब ये शाह मतलब राजा होता है। ठीक है, राजा के दरबार में एक नाई ने, नाई मतलब बारबर, ठीक है, एक नाई ने इसको पहली बार बजाया था, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। ठीक है, तो अब आप लोग को ये पता चल गया है कि शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा। तो आप लोग अब लोगों से पूछ भी सकते हैं कि अच्छा बताओ शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा। ठीक है, उसको शहनाई क्यों बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग को पता है ना कि हर एक चीज जो है हम लोग के आसपास जितनी भी टैंजिबल चीजें या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे कि इसका इस नाम स्मार्ट बोर्ड क्यों है, इसका नाम पेंसिल क्यों है, ठीक है, इसका नाम माइक क्यों है। तो अलग अलग चीजों का नाम जो होता है वो अलग अलग उसकी रेलेवेंस होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि शहनाई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शाह मतलब राजा के दरबार पे एक नाई ने पहली बार उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया था, इसीलिए उसका नाम शहनाई पड़ गया। ठीक है, मतलब नाम वाम नहीं सोच के आया था उसने, कहा कि बस हम इस जो पुंगी बजती थी उसको मैं बस और थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूँ, ठीक है, और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, बस उसी के नाम पे पड़ गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ठीक है, अब क्या था कि शहनाई की जो साउंड थी वो ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत ही प्लेजेंट वॉइस जो आपको देता हो। ठीक है, तो आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आप देखोगे आजकल के शादी वगैरह में, ठीक है, या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है, मतलब कोई अच्छा त्योहार पड़ता है या फिर कोई भी ओकेजन पड़ता है, तो हम लोग शहनाई का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, यूजुअली वैसे ये मैरिजेस में यूज होता है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये मैरिजेस में और सेलिब्रेशन वगैरह में इसको यूज करते हैं। ठीक है, इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल। ठीक है, ट्रेडिशनल असेंबल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट। पहले रॉयल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, अभी तो यहाँ पे 2 ही लोग प्रेजेंट है ऑल दो। ठीक है, बट कोर्ट में क्या होता था कि 9 मेंबर्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, और 9 मेंबर्स के पास 9 इंस्ट्रूमेंट्स होता था। ठीक, 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और हर एक इंसान अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता था। ठीक है, तो इससे मतलब ये लगता था कि जो राजा है उनका मनोरंजन हो रहा है, कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, कि उनको संगीत क्लासिकल जो म्यूजिक है वो सुनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो पूरी सभा बैठी, जो पूरे रॉयल कोर्ट में जो म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे, उस पूरे कॉन्सेप्ट को नौबत कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका टर्म याद रखना है आपको। The credit for bringing this instrument onto the classical music होगा। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक गोज टू बिस्मिल्लाह खान। अब इसका जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। क्यों बिस्मिल्लाह खान को जाता है भाई? क्योंकि उन्होंने ही शहनाई, वो जो बारबर थे ना, एक्चुअली में बिस्मिल्लाह खान, वो बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, बट जो बजाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उन्होंने उसको कह सकते हो कि एक मोड में लाना, कि हाँ एकदम चलन कह देना, ठीक है, ट्रेंड में लाना। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने उसको ट्रेंडिंग में लाया था, कि उन्होंने इतना उसको बजाया था, तरीके से बजाया था। डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको पियानो बजाना पसंद है, आप सबको पता है कि, चलो गिटार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम गिटार की बात करें तो हम लोग को पता है कि गिटार एक बहुत ही सूदिंग सा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बहुत ही जो इमोशनल या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही मेलैंकली वाली जो टोन होती है वो हम लोग गिटार से प्रोड्यूस करते हैं यूजुअल। ठीक है, यूजुअल लेवल पे। तो वैसे ही पर्सन टू पर्सन वैरी कैसे करता है, कि मान लीजिए कि मुझे गिटार बजाने आता है, ठीक है, मैं बहुत ही अच्छा गिटार बजा लेती हूँ। तो अगर मैं गिटार बजाऊंगी और जो इंसान जिसको ज्यादा अच्छे से नहीं आता होगा, फिर नॉर्मली आता है, हल्का फुल्का टोन की नॉलेज है, वो बजाएगा। दोनों में से कौन, किसके हाथ से ज्यादा अच्छा लगेगा आपको गिटार? ऑब्वियसली मेरे। ठीक है, बिकॉज हमें ज्यादा अच्छे से आता है, तो मेरी वजह से गिटार जो है वो ट्रेंड में आ गया। ठीक है, और दो मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वैसे ही जो इसका शहनाई का क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान को इसलिए जाता है बिकॉज उन्होंने उस शहनाई, उस इंस्ट्रूमेंट को इतनी ब्यूटीफुली बजाया है। ठीक है, अलग अलग रॉयल कोर्ट्स में और मैरिजेस में और जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं फैमिलीज में, ठीक है, तो इसीलिए वो ट्रेंड में आ गया था। ठीक, और उसी के बाद से हो गया था कि शहनाई बजाना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है,
कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कोई किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको शहनाई जरूर बजानी चाहिए, ठीक है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार, ठीक है। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है। ये सब जो है ना वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वो उनका बर्थ कब हुआ था, दैट इज 21st मार्च 1916, और वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते थे, बिहार से, ठीक है। ऑल्दो उनकी फैमिली भी म्यूजिशियंस थी, ठीक है। उनके जितने भी पापा और दादा लोग ये सब खुद भी म्यूजिशियंस थे, ठीक है। इसीलिए उनको और ज्यादा इंटरेस्ट आता था म्यूजिक। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house, maternal uncle को हम लोग क्या बोलते हैं, मामा जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। मैटरनल का मतलब होता है जो मम्मी के साइड के फैमिली होती है, ठीक है, और पैटर्नल का मतलब होता है जो पापा के साइड के होता है। इन बनारस, नाउ वाराणसी, ठीक है। अब जब ये 3 साल की उम्र थी इनकी, तो इनकी मम्मी ने क्या किया कि इनको मामा के घर में छोड़ दिया, बनारस में घर था इनका, ठीक है। मतलब इनका जो ननिहाल था वो इनका बनारस में था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bugs, ठीक, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये उनके अंकल का नाम था। अब जो उनके अंकल थे अली बख्श, उनको उसने अकम्पनी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो जहाँ जा जाके म्यूजिशियन का काम करते थे या फिर जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, उसने भी उसको क्या कहते हैं अपने मामा को अकम्पनी करना स्टार्ट कर दिया कि जहां जहां मामा जी जाएंगे वहां वहां हम जाएंगे, ताकि हमको सीखने का फुल मौका मिलना चाहिए। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, ठीक है। ये जगह का नाम याद रखिएगा, ये भी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक। वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो उसके मामा थे उसको उसकी जॉब लगी थी कि विष्णु टेम्पल में उसको शहनाई बजानी, ठीक है। अब क्योंकि वो अपने मामा को भी देख रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, कि मेरे मामा शहनाई बजाते हैं, तो देखते देखते भी उसको बहुत ज्यादा सीखने को चीजें मिलती हैं, और इसीलिए शहनाई पे उसका ज्यादा पकड़ था, क्योंकि उसने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा ही था, ठीक। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference, ठीक है। अब जब वो 14 ईयर्स के हो गए, तो वो अपने अंकल के साथ कहाँ पे आए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिस्मिल्लाह खान का पूरा शहनाई का जो पूरा पार्ट है, उसमें सबसे बड़ा प्रोमिनेंट इंसान कौन रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सन कौन रहा है। तो इसका आंसर उसके जो अंकल हैं, ठीक है, अली बख्श, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके वेरी शॉर्ट तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, ठीक है। जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था 1938 में, ठीक है, लखनऊ में, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक था, ठीक है। ब्रेक मतलब स्टॉप नहीं होता, ब्रेक मतलब एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ ही पूरी बदल दे, ठीक है। तो वैसे बिस्मिल्लाह खान के लिए भी 1938 का जो ईयर था वो बहुत ही बड़ा ब्रेक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे उनको रेडियो पे शहनाई बजाने का मौका मिला। जैसे अगर आप लोग देखेंगे जो विविध भारती चैनल आता है ना, जो पुराने जमाने का चैनल था, तो उसमें पुराने गीत होते हैं और क्लासिकल जितने भी म्यूजिक होते हैं वो सब भी बजाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कभी विविध भारती सुना होगा रेडियो पे, तो आप इससे इस चीज से कनेक्ट कर ले रहे होंगे तुरंत ही। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet nation with his शहनाई, ठीक है। अब क्या था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, जो कि 15 अगस्त 1947 था, ये तो डेट आप लोग को याद ही होगी, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब पहली बार बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई के साथ इंडिया को ग्रीट किया था, ठीक है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया था नेशन के सामने कि जो आप लोग रेडियो पे सुनते थे मेरी शहनाई, मैं अब शहनाई के साथ खुद आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named film after the instrument called Poon Uki Shehnai, ठीक है। अब एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, इसका भी आपको नाम याद रखना है, बिकॉज ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। जो विजय भट्ट एक फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने
उनको वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से कि उनको इतनी ज्यादा प्यारी लगती थी उनकी शहनाई की आवाज, इतनी प्लेजेंट वॉइस लगती थी कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम जो है वो उन्हीं के गाने पे रख दिया। मतलब उनकी जो टोन थी, उनकी जो म्यूजिक था शहनाई वाला, उसी पे उन्होंने अपना फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछेगा कि जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से अवार्ड्स थे जो बिस्मिल्लाह खान को मिले थे। तो पहला है पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, ठीक है। 2001 में उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक। भारत रत्न अवार्ड वाली जो आपका ईयर है वो याद रख लीजिएगा। बाकी ये जितने भी पहले के अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसका ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अवार्ड्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया, अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक हम लोग इंडिया पे कहाँ से आ गए। तो आपको पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट शहनाई, ठीक है, जब हम शहनाई की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में आएगा वो होगा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्योंकि आपको भी पता है कि जो शहनाई है, जो शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इंडिया के बाहर बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, बहुत ज्यादा प्रोपोगेट हो रहा है अब आज के टाइम पे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर देख सकते हैं अब। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें, ठीक है, जब जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, उस टाइम की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है, शहनाई इंटरनेशनली इतना प्रोमिनेंट नहीं था। तो इसीलिए शहनाई जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और इसीलिए उस टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट था, ठीक है। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था ना कि जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो बहुत सूदिंग मानी जाती थी, ठीक है। और जैसे अभी आप लोग को जो सैड सॉन्ग होते हैं, जितने भी थोड़े से इमोशनल सॉन्ग होते हैं ना, थोड़े से जो सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं, वो आप लोग प्रिफर करते हैं जब आप लोग का मूड खराब होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या था कि क्लासिकल म्यूजिक को भी प्रिफर किया जाता था, जब आपको एक सुकून, एक पीसफुल माइंड चाहिए ना, तो आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play a shehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि डिस्पाइट ऑफ हिज रिलीजन, ठीक है, ऑल्दो आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि वो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने बनारस में शहनाई सीखी, ठीक है। और वो रोज बनारस, जो बनारस का काशी हिंदू विश्वनाथ टेम्पल है ना, वहां पे वो हमेशा शहनाई बजाते थे, ठीक है। मतलब वो है ना कि जैसे आप लोग रिलीजन में डिवाइड करने लगते हैं कि नहीं, हिंदू है तो मंदिर ही जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद ही जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को स्टार्टिंग से ही, मतलब इतना ज्यादा अब हो गया है कि अलग अलग करना है कि हिंदू है तो यहाँ जाएंगे, मुस्लिम है तो यहाँ जाएंगे। बट अगर हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, इफ वी फॉलो आवर ट्रेडिशन, तो हमारे ट्रेडिशन में ये कहीं नहीं बताया गया है कि एक हिंदू जो है वो मस्जिद नहीं जा सकता है, या फिर एक मुस्लिम जो है वो मंदिर नहीं जा सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी आस्था पे बात होती है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर को रिकॉल करें तो हमें कुछ कुछ चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है कि इस चैप्टर के सबसे पहले तो दो पार्ट है, ठीक है। पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। मैं आपको एक डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में, पूरी जो चैप्टर की क्रोनोलॉजी उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर आपको याद रखना है कि इसकी है एवलिन नैन, ठीक है, और इसके हैं बिस्मिल्लाह खान। ठीक। अब इन्होंने जो म्यूजिक है, ठीक है, उसको अपनी इंस्पिरेशन मानी, ठीक है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन का थीम मिल जाएगा, ठीक है।
मोटिवेशनल थीम मिल जाएगा कि कभी भी गिव अप नहीं करना होता है लाइफ में, ठीक। और दूसरी चीज देखो, रेलेवेंस ऑफ म्यूजिक जो है वो तो आपको दोनों में दिखाई गई है, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ म्यूजिक जो है वो आपको दोनों में दिखाई गई है, बट स्टिल आपको दोनों में कंट्रास्ट कैसे करना है। जैसे कि आपने दोनों स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता है कि पहली स्टोरी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दूसरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। इसमें बिस्मिल्लाह खान को कोई भी तरीके से क्या कहते हैं हैंडीकैप वाली प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर उनको कोई क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर वो कहीं जा नहीं सकते थे, उनके मम्मी पापा उनको रोक रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बस दोनों में एक चीज कॉमन है, रेलेवेंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे कि एवलिन ग्लेन जो है वो कितने साल की थी जब उसकी हियरिंग लॉस हुई थी, ठीक है। कौन कौन उसको क्या कहते हैं प्रमोट कर रहा था कि हाँ आप क्या कहते हैं अपने उसमें आगे बढ़िए, म्यूजिक में आगे बढ़िए, ठीक है। तो उसमें एक रॉन फोर्ब्स थे, उनके जो परकशनिस्ट थे उनका आपको दिमाग में नाम याद रखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के लिए आपको क्रोनोलॉजी के तौर पर अगर बोले तो उनके अंकल का नाम, ठीक है, अंकल्स नेम जो कि अली बख्श था, वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहला परफॉर्मेंस कहाँ पे दिया था। अच्छा, पहली परफॉर्मेंस वाला आपको पार्ट 1 में भी याद रखना है कि पहली परफॉर्मेंस ने कहाँ पे दी थी। पहले वो ऑर्केस्ट्रा के तौर पे काम करती थी ना, उसके बाद फिर उसने सोलो परफॉर्मेंस की तरफ आगे अपना काम बढ़ाया था। तो परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। और प्लेसेस मतलब वो कहाँ कहाँ गए थे, इसका बेसिकली ये है बनारस है, ठीक है। अब वाराणसी हो गया है, बट पहले के टाइम पे अगर हम देखो तो बनारस है, ठीक। तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रक्स है जिससे आप अपने चैप्टर को इजीली एक बार ना दिमाग में बैठा सकते हो। तो मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दो दो स्टोरी है, कैसे समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन की तरफ अभी आपको देखना ही नहीं, अभी आपको सिर्फ इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने जो भी पढ़ा है उसका जो पूरा जो स्टोरी है ना क्रोनोलॉजिकली आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आप लोग के दिमाग में रहेगा। और मैं आप लोग को पूरी स्टोरी याद करने का तरीका बताती हूँ, कीवर्ड्स। सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर्स को अपने दिमाग में बैठा सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स लेके चलिए, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एकदम डिफरेंट होते हैं और वही आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस होने वाले हैं कि ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको बाकी चैप्टर्स में नहीं मिल रहे हैं। तो कीवर्ड्स पे फोकस करिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में आपका एवलिन ग्लेन हो गया, ठीक है। और परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स जो थे, ठीक है, रॉन फोर्ब्स थे, वो आप दिमाग में रख सकती हैं उनका नाम, ठीक है। और 11 साल की उम्र थी जब उनकी हियरिंग पूरी तरीके से लॉस हुई थी, ठीक। ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका चैप्टर। ये आपका दोनों पार्ट का मैंने आपको इसलिए क्रक्स बता दिया ताकि आप लोग को दोनों का एक बार रिविजन हो जाए, पहले वाले पार्ट का भी और दूसरे वाले पार्ट का भी, ठीक। यहीं तक है आपका चैप्टर, बस हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पोयम, ठीक है, या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं, द लिटिल गर्ल इसका है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा पहले से रीड आउट करके आइएगा ताकि जब आप पहले से पढ़े रहेंगे ना हल्का फुल्का तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चैप्टर जो है वो हल्के समय दिमाग में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, सॉरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।